आज हम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल एसटी के इंक्लूज़न के बारे में देखेंगे, कैसे कोई भी कास्ट जो है वो एसटी या एससी में इंक्लूड की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न है इससे रिलेटेड, आर्टिकल 341 क्या कहता है और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कैसे इशू किया जाता है किसी भी लिस्ट को पब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो ये आर्टिकल देखेंगे। जल जीवन मिशन के बारे में जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे द्वारा देखे जाएंगे। आज का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज का अभाव है। अगर जितनी जल्दी आप सब्सक्राइब करेंगे उतनी जल्दी हम फ्री इनिशिएटिव लेकर आ पाएंगे। ठीक है, तो पहला आर्टिकल फ्रंट पेज का देख लेते हैं। देखो फिर से क्या हुआ, पाकिस्तान ने रिटेलरी अटैक किया है, मतलब पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स लॉन्च की है। पाकिस्तान ने देखो कल ही कहा था कि हम सॉवरेनिटी का उल्लंघन नहीं सह पाएंगे, तो इसलिए अब क्या हो गया है, ये एक फ्रंटल बार की तरह हो गया। ना तो इसमें टेररिज्म आगे आ रहा है, ना कोई ऐसी प्रोसेस आगे आ रही। अब एक कंट्री दूसरी कंट्री पर सिर्फ आरोप लगा रही है। तो ये चीज़ देखने को आ रहा है, ये इंटरनेशनल क्राइसिस इमर्ज होकर आ सकता है कि किस तरह से दो कंट्री आपस में लड़ सकती हैं, और वर्ल्ड लेवल पर एक वार का प्रोसीजर देखने को मिल सकता है। मगर चाइना इसमें मेडिएशन कर रहा है। चाइना दोनों का, पाकिस्तान का और ईरान का एक इम्पॉर्टेंट अलाय है। तो देखते हैं आगे क्या होगा इसमें। और अब आप देख लो अगला आर्टिकल जो रिलेटेड है फ्रंट पेज पर, वो हरनी लेक के बारे में। देखो बड़ोदरा में एक हरनी लेक है, उसमें क्या हुआ है, 12 स्कूल स्टूडेंट और 2 टीचर जो है वो किल्ड हो गए। तो ये देखो एक बहुत बड़ा क्राइसिस है कि कैसे चीज़ें प्रॉब्लम में तब्दील हो जाती हैं, और क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, इसके लिए एडिक्वेट मेजर्स लेना चाहिए, और क्या इसमें किया जा सकता है, ये देखने की बात होगी। आगे देखेंगे इसमें क्या हो सकता है। अब सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससीज, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म पैनल। देखो क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पैनल फॉर्म किया है सब कैटेगराइजेशन से रिलेटेड। क्या देखो हर चीज़ का सब कैटेगराइजेशन क्यों किया जा रहा है, आप यहाँ एक चीज़ जान लो, जस्टिस रोहनी कमेटी, आप याद रखना इसको जो मैं बोल रहा हूँ, जस्टिस रोहनी कमेटी फॉर्म की गई थी अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जस्टिस रोहनी कमेटी किससे रिलेटेड थी, वो ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन से रिलेटेड थी, कि ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन कैसे किया जा सकता है और ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन करना क्यों ज़रूरी है। वन ऑफ द मेन रीज़न क्या होता है, कुछ जो तबके होते हैं वो बार बार रिजर्वेशन का बेनिफिट लेते रहते हैं। देखो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जो आया था, वो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया था कि किस तरह से जो अमीर लोग हो गए हैं पर्टिकुलर सेक्शन में, उनको निकाला जा सके, उनकी अच्छी इनकम है, उनके पास अच्छे रिसोर्सेज हैं। तो एक क्राइटेरिया सेट किया गया था, अगर साल की आपकी इतनी इनकम है तो आपको रिजर्वेशन के बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो ये ओबीसी स्कीम में बताया गया था। इसी को रिलेटेड एससी से रिलेटेड स्कीम आई है। तो एससी से रिलेटेड स्कीम आने का मतलब ये है कि कैसे हम एससी का सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। तो एससी से रिलेटेड क्या है, ये चीज़ आर्टिकल हम देख लेते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड, कैसे शेड्यूल ट्राइब का सब कैटेगराइजेशन किया जाएगा। देखो यूनियन गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली कुछ लोगों को कंसेंट दिया था। क्या कंसेंट दिया था कि हत्ती जो ट्राइब्स है, हत्ती एक ट्रांसगिरी ट्राइब्स है जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। देखो हत्ती ट्राइब एक ऐसी ट्राइब है जो डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट नाम से पहचानी जाती है। आप यहाँ पर एक चीज़ जान लो, हम लोग प्रोसीजर देखेंगे कि कैसे एससी और एसटी को रिकॉग्नाइज किया जाता है, किसी लिस्ट में इंक्लूजन और एक्सक्लूजन किया जाता है। हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है। यूनियन कैबिनेट ने कंसेंट दी थी। देखो यूनियन कैबिनेट की कंसेंट क्यों लिखी हुई है, इसमें कंटेक्स्ट में यूँ लिखी हुई है कि सर्वोपरि यूनियन कैबिनेट होता है। देखो आप पहले प्रोसीजर देख लो, फिर हम देखेंगे किस कम्युनिटी को इंक्लूजन किया गया है शेड्यूल ट्राइब में। देखो प्रोसीजर क्या है, आप प्रोसीजर देख लो क्या होता है। स्टेट और यूनियन टेरिटरी लेवल पर क्या करती है, जो गवर्नमेंट होती है स्टेट लेवल पर और यूनियन टेरिटरी लेवल पर, वो क्या करती है, किसी भी एससी या एसटी को इंक्लूड और एक्सक्लूड करने के लिए रिकमेंडेशन भेजती है। किसे रिकमेंडेशन भेजती है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को जाती है रिकमेंडेशन, और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स देखती है उससे रिलेटेड कि क्या डेलिब्रेशन हो सकता है, उसके प्रपोजल को एग्जामाइन किया जाता है, फिर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को भेजी जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि रजिस्ट्रार जनरल को भेजी जाए। प्रोसीजर समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यूपीएससी प्रोसीजर पर क्वेश्चन पूछ लेती है। अब क्या है,
रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया देखते हैं, उसको देखने के बाद नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट को भेज देते हैं अगर शेड्यूल कास्ट का मैटर है, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब को भेज देते हैं अगर शेड्यूल ट्राइब का मैटर है। तो इस तरह से क्या होता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा रिकमेंडेशन भेजी जाती हैं। यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है, यूनियन गवर्नमेंट इस जो ये कमीशन के द्वारा भेजी गई, अब यूनियन जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, इसके द्वारा जो रिकमेंडेशन भेजी गई वो इंटर मिनिस्ट्रियल डेलिब्रेशन मतलब कैबिनेट को भेज दी जाती है। ओवरऑल कैबिनेट का दबदबा रहता है, कैबिनेट क्या करता है, उसे अप्रूवल दे देता है, उस अप्रूवल के बाद क्या होता है, पार्लियामेंट में एक बिल लाया जाता है, बिल लाने के बाद क्या होता है, प्रेसिडेंट फाइनल उसे डिसीजन सुना देते हैं और उसको एसेंट दे देते हैं आर्टिकल 41, 341 और 342 के अंदर। तो ऐसे ही क्या होता है, अमेंड हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 और कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1950। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड और शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड जो ऑर्डर हैं उसको अमेंड कर दिया जाता है। तो ये प्रोसीजर है कि कैसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को जाता है, फिर नेशनल कमीशन को जाता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को जाता है, फिर कैबिनेट को जाता है। तो ये एक प्रोसेस है। तो कम्युनिटी जो इंक्लूजन हुई है वो इंपॉर्टेंट है। कैसे, हत्ती ट्राइब जो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल, इसको एक शेड्यूल ट्राइब घोषित किया गया है। हिल ट्राइब जो है नारी कोरावन और कुरुविक्रन ये तमिलनाडु की हैं, इन दोनों को रिकॉग्नाइज किया है एज अ शेड्यूल ट्राइब। बिंजिया कम्युनिटी को छत्तीसगढ़ में रिकॉग्नाइज किया है एक शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, गौंड कम्युनिटी क्या है, यूपी में भी बहुत जगह गौंड कम्युनिटी अगर आप देखोगे तो बहुत जगह मिलेगी, मगर यूपी के अंदर इसे शेड्यूल ट्राइब किया गया है रिकॉग्नाइज। हर स्टेट की अलग अलग शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट होती है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ही रिकमेंडेशन भेजती है। अप्रूवल ओवरऑल कौन करता है, पार्लियामेंट करता है। ये इंपॉर्टेंट थी। अब क्राइटेरिया क्या है कि किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस कैसे दिया जाएगा। आप एक कमेटी यहाँ लिख लो, इसमें नहीं दी है, लॉकूर कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने डिसाइड किया था कि किस तरह से किन लोगों को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस देना चाहिए। ठीक है, ये लॉकूर कमेटी के द्वारा बताया गया था। अब हम देखते हैं क्या फॉलोइंग क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया कहता है इथनोलॉजिकल ट्रेट होना चाहिए, मतलब उनका जो इथनोलॉजिकल मतलब उनकी जो इथनिसिटी है वो जो ट्राइब्स थे उनके एंशिएंट लेवल पर या जो जिससे लीनियज चला आ रहा है उससे मिलते हुए उनकी इथनोलॉजिकल ट्रेट होना चाहिए, वैसे वो रहना चाहिए, वैसी एक्टिविटी होना चाहिए, ट्रेडिशनल कैरेक्टर होना चाहिए। वही बात बताइए कि कल्चर उनका ट्रेडिशनल होना चाहिए, वे ऑफ लिविंग वैसे ही होना चाहिए, डिस्टिंक्ट कल्चर होना चाहिए, जो आम कल्चर है जो इस टाइम हमारे इंडिया में चल रहा है सिटीज़ में विलेज में उससे डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होना चाहिए, कोई भी ज्योग्राफिकल आइसोलेशन जैसे जंगल के बीच में रहते हों, कहीं और रहते हों, ठीक है, बैकवर्डनेस होना चाहिए। इन क्राइटेरिया को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कैबिनेट के द्वारा देखा जाता है या फिर कोई कमेटी बनाई जाती है उसके द्वारा देखा जाता है, तब उन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, इसमें एक लॉकूर कमेटी है, उसको आप जरूर याद रखना। ठीक है, ऑफिशियल शेड्यूल ट्राइब मतलब अब हम देख लेते हैं कि अभी तक पार्लियामेंट के द्वारा कितने शेड्यूल ट्राइब लोगों को स्टेटस दिया गया है। देखो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 705 इथनिक ग्रुप ऐसे हैं जिन्हें शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दे दिया गया है आर्टिकल 342 के अंदर। ठीक है, मतलब 10 करोड़ इंडियंस जो है शेड्यूल ट्राइब में आते हैं। ठीक है, जिसमें से 1.04 करोड़ अर्बन एरिया में रहते हैं। ठीक है, एसटी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारी टोटल पॉपुलेशन का एसटी स्टेटस जो होता है वो 8.6% है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, टोटल पॉपुलेशन का जो शेड्यूल ट्राइब हैं वो हमारे 8.6% है, जिसमें 11.3% पॉपुलेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन 11.3% है। ठीक है, तो इस तरह से हमने शेड्यूल ट्राइब का चीज़ देखी। आप इसमें एक लॉकूर कमेटी बहुत ज़रूर याद रखना कि लॉकूर कमेटी किससे रिलेटेड है। जस्टिस रोहनी कमेटी बहुत याद रखना, जस्टिस रोहनी कमेटी मैंने बताया ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन से रिलेटेड है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना। इसमें क्या प्रॉब्लम इमर्ज होकर आती है कि स्टेट गवर्नमेंट किसी को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा नहीं दे सकती, तो इसीलिए ये जानना ज़रूरी था किस तरह से क्राइटेरिया होता है शेड्यूल ट्राइब का, ये हमने यहाँ पर जान लिया। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं ओआईसी के बारे में। देखो रिसेंटली अभी क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो
हमारा जम्मू एंड कश्मीर है वो इंडिया का एक अभिन्न अंग है और इसको आप नहीं ले सकते, और इसमें जो डिसीजन लिया गया है वो बिल्कुल ठीक है। बस उसमें एक सुप्रीम कोर्ट ने बात की गई है कि रीस्टोरेशन देना चाहिए स्टेटहुड को, और इलेक्शन जो है प्रायोरिटी बेसिस पर कराना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बात कही गई है। ठीक है, तो इसमें हम जान लेते हैं क्या ओआईसी ने क्या किया है। देखो ओआईसी अक्सर पाकिस्तान टिल्टेड रहता है, ये इनके ऊपर आरोप लगता रहता है, क्योंकि इनकी पॉलिसी में कभी ये देखने को नहीं मिलता है कि इंडिया में इतने ज़्यादा मुस्लिम रह रहे हैं तो इंडिया सपोर्टिव पॉलिसी हो, अक्सर ये पाकिस्तान के सपोर्ट में ही स्टेटमेंट देते हैं। तो यही सपोर्ट इन्होंने कहा कि यूनिलेटरल डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, दोनों मिलकर डिसीजन लेते, आर्टिकल 370 को कैसे रिमूव कर दिया। हमारे लिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का पर्पस क्या है, कब फॉर्म हुआ, उसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है। देखो पर्पस क्या है, ये सेफगार्ड करता है मुस्लिम वर्ल्ड के इंटरेस्ट को, सबसे बड़ी चीज़ जो कलेक्टिव वॉइस है मुस्लिम की उसको इन्हेंस करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसको स्टेबलाइज किया गया था 1969 में जब अल अक्सा पे क्रिमिनल आर्सेनल अटैक हुआ था। अल अक्सा मॉस्क वही है जहाँ पर आज वार चल रही है जेरूसलम में, गाज़ा और ये तुम्हारा पूरा वेस्टर्न बैंक और इजराइल, जो ये पूरा एरिया है पैलेस्टाइन कहलाता था पहले, उसमें जो वार की क्राइसिस इमर्ज हो रही है, ये अल अक्सा मॉस्क वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन है। ये सेक्रेटेरिएट इसका जद्दा में है, सऊदी अरेबिया में, 57 मेंबर है और इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। नेक्स्ट आर्टिकल विमेन साइंटिस्ट स्कीम से रिलेटेड है। देखो गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई थी स्टेम। स्टेम क्या है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इसमें क्या है, विमेन को एम्पावरमेंट नहीं मिल पाती। पूरा आर्टिकल इसी पे डिपेंड है कि कैसे जो विमेन साइंटिस्ट हैं उनको सर्वोपरि रखा जाए और विमेन साइंटिस्ट को आगे से आगे बढ़ावा दिया जाए। देखो विमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग किरण, मतलब सब स्कीम लॉन्च की गई स्टेम के अंदर कि कैसे साइंस और इंजीनियरिंग फील्ड में विमेन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंटल एक्टिविटी में ध्यान दे। देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, जेंडर स्पेसिफिक चैलेंज जैसे एक्सक्लूजन ऑफ वेल क्वालिफाइड विमेन इन साइंस एंड टेक एक्टिविटी। जो साइंस एंड टेक एक्टिविटी में विमेन पीछे रह जाती हैं उनको आगे से आगे बढ़ावा देना। आपको याद रखना है वाइस किरण, ये जो वाइस किरण स्कीम है, ये वर्ड याद रखना है। ये स्टेम जो स्टेम स्कीम है हमारी साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स की, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक की, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक की, उसमें एक वाइस स्कीम है। वाइस स्कीम क्या है, विमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग किरण करके स्कीम है, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वो फ्रीडम फील करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंदर हॉलिस्टिक अप्रोच डेवलप हो। देखो है हॉलिस्टिक अप्रोच, एड्रेस वेरियस चैलेंजेस। ठीक है, इसी तरह से सब स्कीम लॉन्च की गई हैं बहुत सारी, ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मगर मैं आपके सामने एक बार ज़रूर पढ़ देता हूँ। मैंने पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको समझा दिया। विमेन इंस्टिंक्ट फॉर डेवलपिंग एंड यूजिंग इन साइंटिफिक हाइट एंड इनोवेशन, विदुषी करके एक स्कीम लॉन्च की गई है स्टेम स्कीम के अंदर। विमेन्स इंस्टिंक्ट फॉर डेवलपिंग एंड यूजिंग इन साइंटिफिक हाइट एंड इनोवेशन। ठीक है, विदुषी इनकरेज एंड सपोर्ट सीनियर विमेन साइंटिस्ट। ठीक है, ऐसे ही विमेन इंटरनेशनल ग्रांट सपोर्ट विंग्स लॉन्च की गई है। कंसोलिडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च फॉर इनोवेशन एंड एक्सीलेंस, क्यूरी, रिसर्च इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्रीजिंग रिसर्च कैपेबिलिटी, ये सब में क्या है, विमेन को बढ़ावा देना है। विज्ञान ज्योति, ये याद रख सकते हैं, ये जेंडर पैरिटी के लिए स्कीम है। ये स्कीम क्या करेगी, हायर एजुकेशन में अपने करियर बिल्ड करने की विमेन को अनुमति देगी कि कैसे विमेन हायर एजुकेशन में अपना करियर बिल्ड कर सकती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपना डेवलपमेंट ला सकती हैं। तो यही सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। देखो क्या बताया, विमेन साइंटिफिक स्कीम एम्पावरिंग टैलेंट, वाइस किरण स्कीम, अप्रॉक्सीमेटली 1962 विमेन साइंटिस्ट हैव बेनिफिटेड अंडर विमेन साइंटिस्ट स्कीम सिंस 2018। मतलब 2018 से क्या हुआ है कि अब तक 1962 जो विमेन है उनको बेनिफिट मिला है कि किस तरह से वो स्टेम में अपनी तरक्की कर सकती हैं और आगे से आगे बढ़ सकती हैं। द स्कीम इज़ अ फ्लैगशिप प्रोग्राम अंडर विमेन साइंस एंड इंजीनियरिंग किरण स्कीम। ठीक है, मतलब ये जो स्कीम्स जो आपको ऊपर बताई गई हैं ये क्या है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है, किसके अंदर है, वाइस किरण के अंदर। ठीक है, यही चीज़ यहाँ सारी बताई गई है। क्या क्राइटेरिया होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, आप इतना याद रखिए। इसमें नोडल एजेंसी कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपको यहाँ पर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, स्टेम क्या है,
ठीक है। स्टेम किसके अंडर में वर्क करता है, पहली चीज़, और विमेन क्या एम्पावर हो सकती हैं, अगर वाइस स्कीम क्या है, वाइस किरण स्कीम आपको याद रखना है। ये 2-3 चीज़ें अगर आप याद रख लेते हैं तो आपको इस आर्टिकल में कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अब अमृत टेक्नोलॉजी के बारे में देख लेते हैं। देखो अभी रिसेंटली हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया है, आर्सेनिक और मेटल रिमूवल एक टेक्नोलॉजी निकाली है आईआईटी मद्रास के साइंटिस्ट ने। अब इस आर्सेनिक और मेटल जो आयन होते हैं ये वाटर को हमारे क्या करते हैं, कंटेमिनेट करते हैं। अब इनको कंटेमिनेशन को निकालने के लिए देखो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें ओवर एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। हमारे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा वाटर का क्राइसिस इमर्ज होकर आया है और वाटर को एक्सट्रैक्ट बहुत किया गया। तो इस एक्सट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए क्या किया है, रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने एक अमृत टेक्नोलॉजी स्कीम चलाई है। ठीक है, इस अमृत टेक्नोलॉजी स्कीम के अंदर क्या है कि आप जो है ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कीजिए जिसमें आर्सेनिक और मेटल आयन को रिमूव किया जा सके। ठीक है, तो इसमें जल जीवन मिशन के अंदर इस टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा और जल जीवन मिशन के अंदर 71.5% रूरल हाउस होल्ड को टैप वाटर प्रोवाइड किया जा चुका। मतलब इस टेक्नोलॉजी की हेल्प की वजह से क्या हुआ है, आर्सेनिक और मेटल फ्री आयन के थ्रू हमने ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एरिया में टैप वाटर पहुंचाया है। ठीक है, और क्या है इसमें क्या बताया है कि अब तक क्या है, इन्होंने क्या बताया है, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जल शक्ति मिशन के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इन्होंने कहा है हमने सेफ एंड पोर्टेबल वाटर सप्लाई की है रूरल एरिया में। एक्सेसिबिलिटी 71.5% प्रोवाइड विद टैप वाटर। अब तक 71.5% रूरल हाउस होल्ड को हमने टैप वाटर प्रोवाइड कर दिया। टैप वाटर क्या होता है, देखो जैसे मान लो यहाँ पर एक टंकी है, ठीक है, इस टंकी में क्या कर रही है गवर्नमेंट जो है बहुत सारे फ्रेश वाटर प्रोवाइड करे। अब इस टंकी से बहुत ज़्यादा पाइपलाइन जाएंगी, विलेजेस के घरों में जाएंगी और जगह जगह जाएंगी। तो ये रामू के घर में भी टंकी प्रोवाइड करेंगे और इसी टंकी को टैप वाटर कहते हैं। ठीक है, आगे क्या है, क्वालिटी की बात आ रही है। तो क्वालिटी इसमें हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर थ्रू कम्युनिटी वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट। अब क्या कर रहे हैं हम, आर्सेनिक और मेटल फ्री वाटर को बनाने के लिए एक कम्युनिटी वाटर प्यूरीफायर लगा दिया। अब प्यूरीफायर क्या कर रहा है, आर्सेनिक और मेटल के आयन निकाल दे रहा है और हम टैप वाटर प्रोवाइड कर दे रहे हैं। एज अ रिपोर्ट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक है, एक रिपोर्ट पब्लिश की गई इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा कि किस तरह से ये सब किया जा रहा है। अमृत टेक्नोलॉजी क्या है, ये नैनो स्केल आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, और आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड क्या करता है, ये आर्सेनिक को रिमूव करता है और वाटर को प्यूरिफाई करता है। आप यहाँ पर इतना वर्ड जरूर रखना, अमृत टेक्नोलॉजी में नैनो स्केल आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जा रहा है। ये नैनो स्केल आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड क्या करता है, वाटर को आर्सेनिक फ्री बनाता है, वाटर को प्यूरिफाई करता है, डेवलप करता है बोथ डोमेस्टिक एंड कम्युनिटी लेवल। मतलब आप छोटा प्लांट भी इसका लगा सकते हैं, कम्युनिटी लेवल पर बड़ी टंकी को भी आप प्यूरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम जान लेते हैं बेसिक्स के कि जल जीवन मिशन क्या है और इसकी नोडल मिनिस्ट्री क्या है। देखो जल जीवन मिशन क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर है। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि नोडल मिनिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। इसका मेन क्या है, 2024 तक विलेज के हर घर को हम टैप कनेक्शन प्रोवाइड कर सकें। जैसे अभी बताया मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ जल शक्ति ने क्या बताया कि अब तक हमने कई लोगों को टैप कनेक्शन प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसमें से 71.5% रूरल हाउस होल्ड को हमने क्वालिटी वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन क्या करता है, देखो ड्रिंकिंग वाटर क्या है, एक स्टेट सब्जेक्ट है, ये याद रखना आप। ड्रिंकिंग वाटर एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसमें सेंटर इंटरफेयर नहीं कर सकती क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर है। अगर ड्रिंकिंग वाटर में क्या कर रही है गवर्नमेंट, एक मिशन चला रही है, उसमें क्या कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है और सपोर्ट करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट पार्टनरशिप कर रही है इस सेंट्रल गवर्नमेंट से और इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्लानिंग अप्रूवल सब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है और इसका जो है यूज़ किया जाता है। अब आप जान लो कि आर्सेनिक के हार्मफुल इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म आर्सेनिक एक्सपोजर होता है, क्या होता है, आप कुछ स्टेट में देखोगे तो वाटर का एक्सट्रैक्शन बहुत हुआ। जब वाटर का एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो जो मिट्टी होती है उसमें से आर्सेनिक वाटर के साथ आने लगता है।
अब ये क्या करता है, हमारी बॉडी में कलेक्ट होने लगता है। जब हमारी बॉडी में ये कलेक्ट होने लगता है तो कैंसर और स्किन लेशन मतलब स्किन से रिलेटेड डिजीज करता है। कंटेमिनेटेड वाटर क्या करता है, हमें डायबिटीज करता है, हाइपरटेंशन और रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर करता है। तो इस निगेटिव और ये कॉग्निटिव जो इफेक्ट पड़ता है हमारे माइंड को, इससे बचाने के लिए ये स्कीम चलाई गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था हमारा जल जीवन मिशन के बारे में, कौन सी मिनिस्ट्रीज की नोडल मिनिस्ट्री है, ड्रिंकिंग वाटर स्टेट सब्जेक्ट में आता है या नहीं आता है, तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की। थैंक यू वेरी मच।